नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 69वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे। जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन क्या होता है, यह जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार आपने यूपीएससी की बात की, जो केंद्रीय स्तर के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का या केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं करवाने का कार्य करता है, उसे यूपीएससी कहा जाता है। और इसके चेयरमैन तथा सदस्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग यानी राज्य सेवा आयोग की बात की। यहाँ पर यह राज्य स्तरीय एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का कार्य करते हैं। राज्य में जिस प्रकार के अधिकारियों की भर्ती होती है, तो हम देख सकते हैं कि उनकी नियुक्ति से संबंधित या उनके चयन से संबंधित कार्य को किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर। और यह दोनों बॉडी के बारे में हमने एक चर्चा की थी, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि यह दोनों मेरिट को सुधारने का, मेरिट को संशोधित करने का कार्य करते हैं। यानी जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर जाते हैं, बहुत ही अच्छे और शिक्षित बच्चे जाते हैं, उनको एलिमिनेट करके या उनको छांट कर बेहतर और अच्छे बच्चों को यहाँ पर ले जाने के लिए इनके द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेंस की परीक्षा होती है, प्री की परीक्षा होती है, मेंस की परीक्षा होती है, इसके बाद इनके इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर रूप से इनको तैयार करके आगे भेजा जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। जॉइंट स्टेट यानी जॉइंट स्टेट से यहाँ से आपको नाम से ही परिभाषित हो रहा होगा यह किस प्रकार की बात की जा रही है। यानी दो या दो से अधिक राज्य चाहें, यदि एक राज्य से कोई भी ऐसी स्थिति संभाली नहीं जा रही है कि वह अपने राज्य का एग्जाम जो है वह कंडक्ट करा सके, राज्य की परीक्षाओं को सुचारू रूप से चला सकें, तो दो राज्यों का सम्मिलित जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रावधान संविधान में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के कार्य किए जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आपने पंजाब को देखा होगा। पंजाब और हरियाणा जब विभक्त हुए तो इन दोनों का जो एग्ज़ाम है वह कंडक्ट कराया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें दो राज्यों के सम्मिलित एग्जाम कराने का भी प्रावधान है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यदि सभी राज्य सम्मिलित रूप से चाहें कि हमें अपने एग्ज़ाम्स यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराने हैं, यानी सभी राज्य मिल जाएं और यहाँ के गवर्नर तथा यहाँ के चेयरमैन मिलकर जो बात करें यूपीएससी से, तो यूपीएससी भी सारे जो स्टेट होते हैं उनके एग्ज़ाम्स कराने का कार्य कर सकता है। चलिए अध्ययन करते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूपीएससी के बारे में हमने बात की। तो यूपीएससी क्या करता है, होल ऑफ कंट्री यानी पूरी कंट्री को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। यहाँ प्रत्येक राज्य से बच्चे निकल कर जाते हैं और यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही या इनकी रैंक आते ही यह अपने कार्य में जुट जाते हैं, यानी इनकी ट्रेनिंग होती है शिमला या मसूरी में। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको अधिकारी के रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यहाँ जो आपको राज्य दिख रहे होंगे, प्रत्येक राज्य से अपने अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। यदि यहाँ पर हम चाहें तो दो से अधिक राज्यों का भी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यह जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, यह पहले एक हुआ करता था। जैसे ही दो राज्य विभक्त हुए तो इनके पास ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी कि यह तुरंत करंट कंडीशन में अपना आयोग बना सके। तो इस प्रकार जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, दोनों राज्यों को व्यवस्थित किया गया तथा इन दोनों के एग्जाम्स एक साथ कंडक्ट कराए गए थे। तो इस प्रकार आपने तीनों में डिफरेंस समझने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार के अंतर यहाँ पर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी हमने यहाँ पर लिख के रख ली है, जो कि हम आपको बताएंगे। जब दो या दो से अधिक राज्यों की परीक्षा एक साथ कराने की बात की जाती है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। केंद्रीय व राज्य सेवा आयोग के बारे में प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। यानी 315 से लेकर 323 तक जो बात हमने यहाँ पर की थी, उसमें केंद्र एवं राज्य के यानी जो यूपीएससी और पीएससी की बात की गई थी। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में किसी भी प्रकार से यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी गई है। यह कंडीशंस के हिसाब से बना है। जैसे ही भारत को राज्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी एक देश स्वतंत्र देश बना दिया गया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के एग्जाम्स की बात है यह पहले से ही हो रही थी।
1919 से इसकी स्थापना कर दी गई थी और भारत में इस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं आई थी और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है तो 1965 में ही ऐसी घटना घटती है कि इस प्रकार की बात हमें करनी पड़ती है। और हम देख सकते हैं कि संविधान बनाने के बाद जो भी बातें की जाती थी तो उनको गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे संविधान में दिया नहीं गया था, इसको अलग से संसद में कानून बनाकर पेश किया गया था। 1966 की बात करें तो पंजाब व हरियाणा अलग किया गया। जब पंजाब और हरियाणा यहाँ से अलग हुए तो दोनों राज्यों के लोक सेवा आयोग मिलकर तुरंत ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि 1966 में जो यहाँ पर जिसके प्रावधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो यह यहाँ से शुरू हो चुका था, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो उदाहरण भी आपने बेहतर तरीके से समझा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीधे से तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी राज्य का यदि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो वहाँ पर गवर्नर कार्य करेगा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जब दो राज्य निकल कर आ रहे हैं तो इसके लिए बड़ी बॉडी की आवश्यकता होगी, तो अथॉरिटी भी बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति को ले लेते हैं। तो इस प्रकार की बात को आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि हमने राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी, यानी यह 6 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं और 62 वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर रह सकते हैं। इनको हटाने व सस्पेंड करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। हमने स्टेट के बारे में जो बात की थी तो उसमें हम देख सकते हैं कि इनको नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? गवर्नर के पास होती थी। और हटाने की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? राष्ट्रपति के पास होती थी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है कि जो इनको पद ग्रहण करने की या इनको लाया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है और इनको हटाए जाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न की जाती है। यह अपना रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनकी सेवा एवं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती है, यानी यहाँ पर जितने भी इनके कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाएंगे। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वह अधीनस्थ राज्यों के गवर्नर द्वारा दी जाएगी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लो 2 राज्य हैं यहाँ पर या 4 राज्य हैं, जितनी भी संख्या आपको लेनी है उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं। तो सभी राज्यों के जो गवर्नर होंगे तो वह इसकी रिपोर्ट क्या होगा, सीधे तौर पर यह राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी। यह बात आपको समझनी चाहिए। फ्लो में आप एक चीज़ याद रख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जब सब कुछ किया जा रहा है तो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट होती है वह गवर्नर को दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि मान लो 2 राज्य यहाँ पर उपस्थित है तो दोनों राज्यों के गवर्नर के पास यह रिपोर्ट जाएगी। और हम देख सकते हैं कि गवर्नर द्वारा यह रिपोर्ट कहाँ पर दी जाएगी? फिर राष्ट्रपति को दी जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? इसको सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार की बात आपको याद रखनी है। अब ऐतिहासिक बदलाव में हम देखें कि किस किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव हुए और जो हमारे राज्य सर्विस और केंद्रीय सर्विस जो कहाँ से निकल कर आई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से सभी राज्यों के गवर्नर एक साथ मिलकर यूपीएससी से परीक्षा करवाने का आग्रह कर सकते हैं। यानी यह जो प्रावधान हमने पहले पढ़ चुके थे जिसमें हमने देखा था कि सारे जो स्टेट होते हैं वह एक साथ आग्रह करके अपनी परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से करा सकते हैं। तो इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाएगी, यानी आपको यह बात याद रखनी है। अब थोड़ी हम ऐतिहासिक बदलाव की समझे तो 1919 में हम जाते हैं जहां पर हमारा भारत शासन अधिनियम आ चुका था। भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया था? यह भारतीयों के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधानों को बनाने के लिए लाया गया था। यानी हम देख सकते हैं कि 1773 से जैसे जैसे एक्ट आए और भारतीयों के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत में कानून आना शुरू हो गए थे। कंपनी के शासन से सीधे तौर पर जो ब्रिटेन है वह अपना रेगुलेशन यहाँ पर बढ़ा रही थी, जिसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पढ़ा। 1858 जो कि 1857 की क्रांति होती है और 1858 के बाद का जो समय होता है उसमें हम देखते हैं कि जो भी यहाँ की राजकाज की व्यवस्था थी वह सीधी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली जाती है और वहाँ से भारत शासन अधिनियम नाम के एक्ट आने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1919 की यदि हम बात करें तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया
और इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग को बना दिया गया, यानी केंद्रीय स्तर पर यह एग्जाम्स को यहाँ पर कंडक्ट कराने लगे। और हम देख सकते हैं कि प्रावधान की बात तो की गई थी 1919 में, और 1926 में ने इसे इम्प्लीमेंट यानी स्थापित भी कर दिया गया। अब हम देखें 1935 से क्या हुआ कि 1935 से प्रोविंशियल यानी पहले स्टेट को प्रोविंस बोला जाता था, यह राज्य का एक रूप हुआ करते थे। तो हम देख सकते हैं कि 1935 में प्रोविंस सर्विस कमीशन की यानी राज्य लोक सेवा आयोग की, राज्य सेवा आयोग की यहाँ पर बात होने लगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग आज की जो यूपीएससी है वह है, और राज्य सेवा आयोग प्रोविंस सर्विस कमीशन के रूप में यहाँ पर स्थापित हो चुका था 1935 में। 1935 के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोला जाने लगा, यानी फेडरल यानी जो इनके राज्यों के मिलाकर जो इन्होंने अपने आप से जो संगठन बनाया हुआ था, जो संघ बनाया हुआ था। हम सामान्यतः यह बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हमारा देश आज़ाद होता है तब 29 राज्य बनाए गए, लेकिन हम देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले भी राज्य हुआ करते थे। तो राज्य जो हुआ करते थे तो टेरिटरी किसके अंतर्गत आती थी, अंग्रेजों के अंतर्गत आती थी। तो उस टेरिटरी को मिलाकर इन्होंने अपने देश के लिए एक फेडरल रूप में तैयार किया हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि जब वो उनका केंद्रीय व्यवस्था को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दे दिया। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रोविंस कमीशन के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संयुक्त स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई है तो यह इन्होंने करके रखी थी कि इस प्रकार की यदि कंडीशन आती है, यदि दो राज्य चाहें तो यहाँ के प्रोविंस के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा स्वीकृति लेकर दोनों राज्यों का एक साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यहाँ पर वे स्थापित कर सकते हैं। चलिए, तो हमने तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, यूपीएससी के बारे में भी जानकारी को क्लियर किया, पीएससी के बारे में भी क्लियर किया, और इसके बाद जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, और तीनों से संबंधित डिफरेंस को भी समझने का प्रयास किया, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यदि इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से, और करते रहें अपना अध्ययन। सारी पॉलिटी हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे, और आप इस प्रकार के बच्चे जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें, उनको चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उनको मार्गदर्शन दें कि इस प्रकार का ज्ञान वह ले सकते हैं जो कि इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।